19वीं सदी। सोचिए, यूरोप में एक ऐसा आइडिया पैदा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नक्शे बदल दिए, बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दिए और दुनिया को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। ये राष्ट्रवाद का आइडिया था। तो आखिर ये हुआ कैसे? राजाओं और सम्राटों की वो दुनिया देशों और नागरिकों की दुनिया में कैसे बदल गई? जाहिर है, ये कोई एक रात में होने वाला बदलाव तो था नहीं। इस सब की शुरुआत हुई एक चिंगारी से, एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जो देखते ही देखते पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। मतलब ये मानना कि कोई देश किसी राजा या रानी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का है जो वहां रहते हैं। ऐसे लोग जो एक जैसी भाषा, संस्कृति और एक साझे इतिहास से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि इस एक आइडिया ने पूरी दुनिया को कैसे बदल के रख दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ये वो पल था, वो ऐतिहासिक मौका जहां राष्ट्र के इस नए विचार ने पहली बार सही मायनों में आंखें खोली। सोचिए, यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सत्ता राजा के हाथों से निकलकर सीधे आम नागरिकों के हाथ में आ गई। अपनी पहचान के लिए एक नया तिरंगा झंडा अपनाया गया, देश चलाने के लिए बाकायदा एक संविधान लिखा गया और ये ऐलान हुआ कि कानून के सामने अब सब बराबर हैं। साथ ही फ्रेंच को राष्ट्र की आम भाषा बना दिया गया। तो संदेश बिल्कुल साफ था, देश राजा से नहीं, देश लोगों से बनता है। और अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो अनजाने में ही इस नए क्रांतिकारी आइडिया का सबसे बड़ा दूत बन गया, जिसने इसे फ्रांस की सीमाओं से निकालकर पूरे यूरोप में फैला दिया। लेकिन नेपोलियन का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसके कानून के सामने सब बराबर हो गए और पुराना सामंती सिस्टम खत्म हो गया। ये वाकई में बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन दूसरी तरफ अपने युद्धों के लिए जनता पर भारी टैक्स, विचारों पर सख्त सेंसरशिप और सेना में नौजवानों की जबरदस्त भर्ती। तो हुआ ये कि लोगों ने आज़ादी का स्वाद तो चखा, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया कि ये आज़ादी किसी विदेशी शासक के नीचे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। खैर, नेपोलियन के हारते ही यूरोप की पुरानी राजशाही ताकतों ने पलटवार किया। 1815 में वियना में बैठकर उन्होंने एक ऐसी कोशिश की मानो वो वक्त का पहिया ही पीछे घुमा देना चाहते हों। ये राष्ट्रवाद के आइडिया को जड़ से उखाड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। तो 1815 में यूरोप के ये बड़े बड़े राजा महाराजा वियना में जमा हुए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, रूस सब थे वहां। और उनका मकसद क्या था? बस एक, हर हाल में पुरानी व्यवस्था को वापस लाना, फ्रांस में बर्बन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाना और हर नए क्रांतिकारी विचार को बेरहमी से कुचल देना। लेकिन कहते हैं ना, आप किसी आइडिया को कैब नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद का विचार भी दबा नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो गया और वहां ये संस्कृति और उदारवाद जैसे नए विचारों से मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। एक ऐसी वापसी के लिए जिसने पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक नई लहर पैदा कर दी। क्योंकि राष्ट्रवाद की कहानी सिर्फ तलवारों और तोपों से नहीं लिखी जा रही थी। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी संस्कृति में रचा बसा था। तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ लड़ाइयों से नहीं फैला, तो फिर ये कहाँ पनप रहा था? कैसे ये लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचा? इसका जवाब छिपा है कल्चर में। उस दौर में रोमांटिसिज्म नाम का एक कल्चरल मूवमेंट चला, जिसने तर्क से ज्यादा साझी भावनाओं और एक गौरवशाली अतीत पर जोर दिया। सोचिए, जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने गांव-गांव जाकर लोक कथाएं इकट्ठी की ताकि लोग अपनी साझी विरासत को पहचान सकें। पोलैंड जैसी जगहों पर जब विदेशी शासन ने उनकी भाषा पर बैन लगाया, तो वही भाषा राष्ट्र के प्रतिरोध का सिंबल बन गई। लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक पहचान बनाने के हथियार बन गए थे। और फिर आया साल 1848। अब तक ये आइडिया एक बार फिर एक बड़े धमाके के लिए तैयार था। बढ़ती गरीबी, भूखमरी और अब उदारवाद के नए विचार, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी और अपनी चुनी हुई सरकार की मांग, इन सब ने मिलकर पूरे यूरोप में क्रांतियों का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि 1848 की ये ज्यादातर क्रांतियां कागज पर को फेल हो गईं। जैसे जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, राष्ट्रवाद का जिन अब बोतल से बाहर आ चुका था। पुरानी सरकारें ये समझ चुकी थीं कि अब इस आइडिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें सुधार तो करने ही होंगे। और बस
इसी के साथ हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब ये आइडिया सिर्फ एक सोच नहीं रहा, बल्कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे मजबूत राष्ट्र राज्यों की शक्ल में हकीकत बनकर जमीन पर उतर आया। जर्मनी का रास्ता था ब्लड एंड आयरन का, यानी रक्त और लौह का। इसके आर्किटेक्ट थे ओटो वॉन बिस्मार्क, एक ऐसा नेता जो मीठी बातों से ज्यादा जंग पर यकीन करता था। उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़ी जंगें लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, और 1871 में एक ताकतवर जर्मन साम्राज्य की नींव रख दी। वहीं दूसरी तरफ इटली की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये किसी एक हीरो की नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की कहानी थी। देखिए, ग्यूसेप मैज़ीनी थे इस मिशन की आत्मा, जिन्होंने सपने को लोगों तक पहुंचाया। काउंट कैवर थे दिमाग, जिनकी कूटनीति ने मुश्किल रास्ते आसान किए। ग्यूसेप गैरिबाल्डी थे वो तलवार, जिसने मैदान में जंग जीती। और आखिर में राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने वो ताज, जिसके नीचे पूरा इटली एक हुआ। और फिर आता है ब्रिटेन का मामला, जो इन दोनों से ही एकदम अलग है। यहाँ कोई एक दिन की क्रांति या बड़ी जंग नहीं हुई। ये एक बहुत धीमी, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। 1688 की क्रांति ने राजा की ताकत कम करके संसद को मजबूत किया। फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बने। 1801 में आयरलैंड जुड़ा और धीरे धीरे एक साझा ब्रिटिश पहचान बनाई गई, एक भाषा, एक झंडे और एक राष्ट्रगान के जरिए। तो देखा, 3 देश और 3 बिल्कुल अलग रास्ते। एक ने जंग से अपना मुकाम हासिल किया, दूसरे ने टीम वर्क से, और तीसरे ने सदियों के इंतजार से। लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। ये पूरी कहानी आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर राष्ट्र यानी नेशन साझा आइडियाज़ पर बनते हैं, तो तब क्या होता है जब वो आइडियाज़ ही बदलने लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि हमारे आज और आने वाले कल का भी है।